करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। आइए शुरू करते हैं। कल हम कहाँ थे उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। चलो माँ पढ़ो। 205 पृष्ठ पे है ना आदर्श जी? आदर्श दीदी दीदी मेरा दूसरा है, पता नहीं पृष्ठ आपका कौन सा होगा। वही था मेरे ख्याल से। कल वो ना ये बड़े प्रश्न, छोटों को एक सा ही दुख होता है। परमात्मा ने प्रथम ही से सबके लिए हाँ जितना जी, देना, यहीं से है ना? ठीक है। हाँ जी, हाँ। प्रश्न, परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है। उत्तर, उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं। जो अन्यथा हो तो वह भी अपराधी, अन्यायकारी होवे। रुको, मतलब कहने का यह है, कल हम ये चर्चा कर चुके थे कि ईश्वर न्यायकारी है, वो अंधाधुंध कुछ नहीं करता है, यानी बिना विचारे कुछ नहीं करता है और बिना कर्म की अपेक्षा से किसी को परिणाम नहीं देता है। ईश्वर न्यायकारी है। न्याय, ईश्वर का जो न्याय का गुण है ये बहुत अच्छे से समझना है। इसी से ईश्वर के अधिकांश गुणों की सिद्धि होती है, न्याय से। चलो आगे चलो। बड़े छोटों को एक सा ही सुख दुख है, बड़ों को बड़ी चिंता और छोटों को छोटी। जैसे किसी साहूकार का विवाद राजघर में लाख रुपए का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्ण काल में जाता हो। बाजार में होके उसको जाता देखकर अनजाने लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल। एक पालकी में आनंद पूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे नीचे से तृप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं। परंतु बुद्धिमान लोग इससे ये जानते हैं कि जैसे जैसे कचहरी निकट आती जाती है वैसे वैसे साहूकार को बड़ा शोक और संदेह बढ़ता जाता और कहारों को आनंद होता जाता है। जब कचहरी में पहुंचते हैं तब सेठ जी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्रांग विभाग वकील के पास जाऊं व सरिश्तेदार के पास। आज हारूंगा व जीतूंगा, न जाने क्या होगा। और कहार लोग तमाकू पीते परस्पर बातचीत करते हुए प्रसन्न होकर आनंद में सो जाते हैं। जो वह जीत जाए तो कुछ सुख और हार जाए तो सेठ जी दुख सागर में डूब जाए और वे कहार जैसे के वैसे रहते हैं। इसी प्रकार जब राजा सुंदर कोमल बिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीं आती और मजदूर कंकर पत्थर और मिट्टी ऊंचे नीचे स्थल पर सोता है उसको फटी निद्रा आती है। ऐसे ही सर्वत्र समझो। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो सुख दुख समझ में आ गया कि सुख दुख तो जैसे समझदार आदमी समझ लेता है दूसरों को देख के कि किसे सुख हो रहा है, किसका किस कारण से दुख हो रहा है, किस कारण से सुख हो रहा है, तो वैसे ही हमें भी समझ लेना चाहिए। जरूरी नहीं है हम भुगत के ही समझें। चलो आगे पढ़ो। उत्तर, ये समझ अज्ञानियों की है। क्या किसी साहूकार से कहें कि तू कहार बन जा और कहार से कहें कि तू साहूकार बन जा, तो साहूकार कभी कहार बनना नहीं और कहार साहूकार बनना चाहते हैं। जो सुख दुख बराबर होता तो अपनी अपनी अवस्था छोड़ नीचे और ऊंच बनना दोनों ना चाहते। देखो देखो, यहाँ ये बताया ऋषि दयानंद ने कि भाई ये जो संसार में तू सुख दुख कह रहा है ना, ऐसा नहीं है। जो कहार हैं वो हमेशा ही सेठ बनना चाहते हैं, लेकिन सेठ कभी कहार बनना नहीं चाहता। दुख में कोई जाना नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। पढ़ो आगे। देखो, एक जीव विद्वान पुण्यात्मा श्रीमान राजा की रानी के गर्भ में आता और दूसरा महादरिद्र घसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार दुख मिलता है। जब एक जन्मता है तब सुंदर सुगंधित युक्त जलादि से स्नान, युक्ति से नाड़ी छेदन, दुग्धपान आदि यथा योग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर
यथेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिए नौकर, चाकर, खिलौना, सवारी, उत्तम स्थानों में लाड़ से आनंद होता है। दूसरे का जन्म जंगल में होता, स्नान के लिए जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता, तब दूध के बदले में घूसा, थपेड़ा आदि से पीटा जाता है। अत्यंत आर्त स्वर में रोता है, कोई नहीं पूछता। इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुख होने से परमेश्वर दुख पर दोष आता है। दूसरा, जैसे बिना किए कर्मों के सुख दुख मिलते हैं, तो आगे नरक स्वर्ग भी ना होना चाहिए, क्योंकि जैसे परमात्मा ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुख दिया है, वैसे मरे पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे नरक में भेज देगा। पुनः सब जीव अधर्म युक्त हो जाएंगे। धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में संदेह है। परमेश्वर के हाथ है, जैसे उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा। तो पाप कर्मों में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का क्षय हो जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत जन्म होते हैं। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, समझ में स्पष्ट आ गया है। कल हमने इस पे खूब लंबी चौड़ी चर्चा की थी। चलो आगे। प्रश्न, मनुष्य और अन्य पशुआदि के शरीर में जीव एक सा है व भिन्न भिन्न जाति के? उत्तर, जीव एक से हैं, परंतु पाप पुण्य के योग से मलिन और पवित्र होते हैं। माँ, जीव का क्या मतलब है यहाँ? जीव का मतलब जो हमारे अंदर जीवात्मा है। जीवात्मा में और आत्मा में क्या अंतर है? कौन बताएगा? अंजू माँ बताएंगी। जो जितने भी सब प्राणधारी हैं, हम्म वो सब वो प्राण, वो आत्मा तो सभी में ही है ना। और जीव जो है ये मनुष्य और पशु आदि ये जीव हैं। ये कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ा ऐसे ऐसे ही मार दिया। आत्मा कहते हैं शुद्ध चेतना। जो शुद्ध चेतना है उसका नाम आत्मा है, और उसके साथ जब सूक्ष्म शरीर के अवयव जुड़ जाते हैं तो उसे जीवात्मा बोलते हैं। 5 प्राण, 5 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, एक मन और बुद्धि, ये 17 चीजें जब जुड़ जाती हैं आत्मा के साथ तब उसे जीवात्मा कहते हैं। और इनके बिना जब शुद्ध आत्मा यानी चेतना होती है, मोक्ष की अवस्था जो है, तुरीय अवस्था, उसे जीवात्मा कहते हैं। तब वो आत्मा है। नहीं, तब वो हाँ, तब वो आत्मा है जब शुद्ध चेतना है। और हाँ जब जी, इसके साथ ये जुड़ गए सारी चीजें, तो अंतःकरण आदि, जीवात्मा। तब तब उसे जीव कहते हैं। चलो आगे। प्रश्न, मनुष्य का जीव पशुआदि में और पशुआदि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है या नहीं? उत्तर, हाँ, जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता, पुण्य न्यून होता, तब मनुष्य का जीव पशुआदि नीच शरीर, और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है, तब देव अर्थात विद्वानों का शरीर मिलता, और जब पुण्य पाप बराबर होते हैं, तब साधारण मनुष्य जन्म होता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम, मध्यम और निकृष्ट होने से मनुष्य आदि में भी उत्तम, मध्यम, निकृष्ट शरीर आदि सामग्री वाले होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पशुआदि शरीर में भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है, और पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया, पाप पुण्य, पाप ज्यादा होंगे तो हमें और शरीर मिलेंगे, पुण्य ज्यादा होंगे तो हमें मनुष्य शरीर मिलेगा। 50-50% पाप और पुण्य हुए तो भी मनुष्य शरीर मिलेगा। अब मनुष्य में 2 शरीर हुए, एक एक शरीर हुआ स्त्री का और एक शरीर हुआ पुरुष का। अच्छा, इनमें बताओ किसके कर्म अच्छे कर्म के परिणाम स्वरूप कौन सा शरीर मिलता है?
जीवात्मा स्त्री का कि पुरुष का? दोनों ही बराबर हैं उसमें। बराबर कैसे? और क्या, बराबर कैसे बताओ? स्त्री की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी पुरुष की है। स्त्री और पुरुष बराबर है? और क्या, पुरुष क्या कमी है स्त्री में और क्या कमी है पुरुष में, और क्या अधिकता है स्त्री में और क्या अधिकता है पुरुष में? बताओ। दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर अगर दोनों बराबर कर्म करके आए हैं, एक जैसे कर्म करके आए हैं, और एक को स्त्री और एक को पुरुष बना दिया, तब तो यह अन्याय हुआ, अंधाधुंध हो गई। किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री। अगर दोनों के बराबर पुण्य पाप हैं और किसी को स्त्री बना दिया, किसी को पुरुष बना दिया, तो अंधाधुंध हुई। मैं तो नहीं बनना चाहता पुरुष, मुझे क्यों बनाया? आप स्त्री बनना चाहते हो? आचार्य जी गुणों के आधार पे, जैसे उसके गुण होंगे, जैसे माता जैसे पिता का स्त्री गुण होगा वाले तो अगर उसके स्त्री बन अंदर गुण जाएंगे। है, हाँ। अच्छा, स्त्री पुरुष में उत्तम क्या है? स्त्री। बेईमाना। पुरुष पुरुष नहीं हम पुरुष ज्यादा हैं। प्रधान देश है ये तो। ये देश क्यों, दुनिया पुरुष प्रधान है। पुरुष, पूरी दुनिया ही पुरुष प्रधान है। सच बात है। बेचारे देश को क्यों गाली देना? हाँ, देश को क्यों गाली देनी? रुचिका, बता, स्त्री रुचिका की उत्तम कि तबीयत पुरुष ठीक उत्तम? नहीं है आज। मैं अच्छा, क्या हुआ? पुरुष प्रधान है मतलब पुरुष ही उत्तम है। क्यों पुरुष क्यों उत्तम है? क्यों, जन्म तो पुरुष को भी माँ एक स्त्री देती है, तो स्त्री उत्तम हुई? नहीं, मुझे नहीं लगता बिना पुरुष के जन्म दे देगी स्त्री? नहीं देगी नहीं तो नहीं पुरुष भी नहीं तो बिना स्त्री के संतान पैदा नहीं कर सकता। तो फिर इसमें स्त्री क्यों महान हुई? तो दोनों, मैं तो बराबर ही कह रही हूँ इसलिए। बराबर है, तो फिर पाप पुण्य का कर्म अलग अलग नहीं है? तो अगर उसके अंदर स्त्रियोचित गुण है तो स्त्री का जन्म मिलेगा, पुरुष वाले गुण है तो पुरुष का जन्म मिलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप अगले जन्म में क्या बनना चाहती हो, स्त्री के मैं पुरुष? तो स्त्री बनना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो माँ भी बनना चाहती हूँ, सब कुछ बनना चाहती हूँ, हेमा, तू क्या बहन भी बनेगी, बनना स्त्री के चाहती हूँ। पुरुष? हेमा, तू क्या बनेगी, स्त्री के पुरुष? पुरुष बनना चाहूंगी मैं। मैं भी पुरुष। मैं भी पुरुष। मतलब देखो, तुमने तो स्त्रियों को नकार दिया सबने। कितना गलत है, कितनी आ- माँ आ- को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है और तुम लोग पुरुष आदर्श मानते होते आदर्श हो। माता जी, आदर्श माता, स्त्री के पुरुष? आचार्य जी पुरुष बनेंगे, स्त्री भी प्रधान है, लेकिन पुरुष में ताकत ज्यादा होती है। तेरा भला हो। ठीक वो बोला जी। सुखवर्षा माता जी, स्त्री के पुरुष अगले जन्म में? जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ईश्वरीय व्यवस्था है जी, जो भी हो जाएगा, दोनों स्वीकार्य आपकी हैं। आपकी इच्छा क्या है, आपकी इच्छा क्या है? नहीं, मैं तो बराबर मानती हूँ दोनों को। अच्छा, कोई अंतर नहीं है दोनों में? नहीं, अंतर तो बहुत है। पुरुष बलवान है, स्त्री जो है वो उतनी बलवान नहीं है। लेकिन जब विवाह होता है तो दोनों अर्धांगिनी आधा आधा कहा जाता है, मतलब बराबर दर्जा दिया जाता है। बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। तो अच्छा, एक बात बताओ, रिजर्वेशन की मांग किसके लिए होती है, पुरुषों के लिए कि स्त्रियों के लिए? स्त्रियों के लिए होती है। क्यों क्यों? वो इसलिए होती है कि हमारे राज्य में राजा नहीं हम लोगों को ज्यादा मान्यता दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें भी बराबर का दर्जा मिले। उर्मिला माता जी, अगले जन्म में स्त्री के पुरुष? मैं तो अपना जैसी हूँ ना, स्त्री बनना चाहूंगी आचार्य जी। माता जी तो ब्रह्म कुमारी है, अगले जन्म में वही जो इस जन्म में था वही अगले जन्म में। मैं अच्छा, वैसे चलो। सच बताऊं तो मैं बनना माता तो चाहती निर्माता हूँ बोलती। स्त्री, लेकिन मैं हैं? चाहती हूँ कि मैं माता गुरुकुल में निर्माता पढूं। बोलती। अच्छा। अच्छा, सुनो, मैं बताऊं। हाँ बताओ। एक बुद्धि को छोड़ के, बुद्धि और उत्पादक क्षमता, इन दो चीजों को छोड़ के, क्योंकि माँ कंसीव करती है बच्चे को, तो कंसीव करना एक ऐसी काबिलियत है जो पुरुष के पास बिल्कुल नहीं है।
दूसरी चीज ये है, चलो पुरुष के बिना पुरुष की सहायता की आवश्यकता होती है संतान की उत्पत्ति के लिए, लेकिन कंसीव करने का जो काम है, जो 9 मास तक कंसीव किया जाता है, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं, वो तो बहुत बड़ा काम है। पुरुष का इसमें कोई मतलब क्या सहन क्या करता है, वहन क्या करता है, ना कुछ सहन करता है ना कुछ वहन करता है। दूसरी चीज है बुद्धि। बुद्धि भी स्त्रियों में कई चीजों में कुछ ज्यादा होती है, जैसे चीजों को समझने की बुद्धि, व्यक्ति को समझने की बुद्धि कई बार स्त्रियों में ज्यादा होती है। पुरुष गलती करते हैं, स्त्रियां चेताती रहती हैं, अंत में पुरुष को पता चलता है कि जो कह रही थी मान लेता तो सुख से रहता। तो मानते ही तो नहीं है ना आचार्य जी, पुरुष मानते नहीं है, फिर अच्छा, बाद में पछताने से क्या होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा उर्मिल जी आपने, मानते ही तो नहीं अगले और साल हमेशा धोखा मनवाएंगे, खाते हैं। अगले जन्म में बनवाएंगे पुरुष बन के। जब जब ठोकर लगती है ना, तब जब कहते हैं जो आप कह रहे हो कि मान लेता तो ठीक रहता। अच्छा, अब ये दो चीजों को समझ के, एक तो व्यक्तियों में और चीजों में निर्णय करने की क्षमता थोड़ी सी स्त्री में ज्यादा होती है, और एक कंसीव कर लेती है बच्चे को। ये छोड़ के बाकी सारी चीजों में स्त्रियां जो हैं वो कमतर होती हैं पुरुषों से। जैसे अगर हम देखें शारीरिक ताकत, तो शारीरिक ताकत में स्त्रियां कमजोर हैं पुरुषों के मुकाबले। कठिन कठिन स्थानों पर सहना, कुछ भी रह लेना, या स्त्रियों को खतरे ज्यादा होते हैं, पुरुषों को खतरे नहीं होते हैं। समाज में जो जो ये मानवों का जंगल है, इस मानवों के जंगल में भी स्त्रियों को खतरे ज्यादा हैं, और पशुओं के जंगल में भी स्त्रियों को खतरे ज्यादा हैं, क्योंकि वहां शरीर कोमल है और ताकत भी उतनी नहीं है। और अन्य अन्य चीजों में, जैसे हम शरीर के अंदर की क्षमताओं को देखें या शरीर के अंदर के अवयवों को देखें, तो उसमें स्त्रियां कमतर होती हैं। तो देखो, ये तो तय है कि अलग अलग तरह के पुण्य कर्मों के करने से दोनों शरीर अलग अलग प्राप्त करते हैं। मतलब मैंने अलग तरह के पुण्य किए हैं, मेरी बेटी ने अलग तरह के पुण्य किए हैं, तो उसने अलग तरह के पुण्य किए थे, उसको वैसा शरीर मिला। मैंने अलग तरह के पुण्य किए थे, मुझे अलग तरह का शरीर मिला। तुम ये नहीं कह सकते किसके पुण्य किसके पुण्य ज्यादा हैं, किसके पुण्य कम है। लेकिन ये पक्का है कि कहीं ना कहीं एक एक स्थिति पुरुषों की थोड़ी सी उच्च, मतलब यहाँ उन्हें सुविधाएं ज्यादा हैं समाज में जीने में। हम देखते हैं कि समाज में उनके लिए सुविधा जो है सरलता से उन्हें उपलब्ध है। और जो पुरुष प्रधान समाज है ना, जो कहते हैं पुरुष प्रधान समाज है, पूरी दुनिया पुरुष प्रधान है, तो ये पुरुष की प्रधानता उसी के कारण आई है कि उसे सुविधा ज्यादा है। अब जैसे मान लो पद्मा माता जी हैं, वो कह तो रही हैं कि मैं अगले जन्म में स्त्री बनना चाहती हूँ, लेकिन क्या जो पुरुष को अधिकार प्राप्त हैं, क्या वो नहीं चाहती? जैसे पद्मा माता जी की बहुत इच्छा रहती है, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैं, लेकिन बाध्यता क्या आ जाती है, भाई पतिदेव हैं, पुत्र हैं, ये हैं वो हैं, ये सब कैसे करें? लेकिन पुरुष ये सब नहीं सोचता है। पुरुष को जब करना होता है तो वो ये बहुत कम सोचता है कि पत्नी क्या कहेगी, माँ क्या कहेगी, ऐसा नहीं सोचता, नहीं सोचता है। लेकिन आप ही सोचो कि जो पुरुष समाज में स्त्रियों की ज्यादा सुन के चलता है, उसे भी समाज में अच्छा नहीं माना जाता। वो तो जोरू का गुलाम है, फला है, डिमका है, 100 बातें उस पर थोप दी जाती हैं, और बेचारे को कमजोर माना जाता है। और जो स्वयं से निर्णय ले लेता है, खटाक से निर्णय लिए, ये ओहो ये मर्दाना आदमी है भाई, ये पूरा मर्द है, पक्का वाला मर्द है, तो ऐसा माना जाता है। कहीं ना कहीं समाज में पुरुषों को सुविधाएं जो हैं थोड़ी सी अतिरिक्त हैं, स्त्रियों को सुविधाएं थोड़ी सी कम है। चाहे दुनिया के किसी छोर में चले जाओ, लड़की ब्याह के लड़के के घर जाती है, कितने लड़के होते हैं भाई जो लड़की के घर आते हैं ब्याह के। अधिकांश समाज में पूरी दुनिया में देखो तो लड़कियां लड़कों के अनुकूल चलती हैं, और लड़के लड़कियों के अनुकूल कम चलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चलते हैं, चलते हैं, लेकिन कम चलते हैं, और वो इतने कम है कि नगण्य के स्तर पे है। तो अब एक लड़की है, लड़कों जैसा व्यवहार करे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो लड़कों जैसा व्यवहार करेगी उसकी प्रशंसा होती है। लेकिन एक लड़का लड़कियों जैसा व्यवहार करता है तो उसकी प्रशंसा नहीं होती है। मतलब कहीं वो थोड़ा लचक के चल पड़े, या थोड़ा जो लड़कियों वाला व्यवहार है वो करने लगे, तो हम उसे कहेंगे ये तो ये तो हिजड़ा है, ये तो किन्नर है, ये तो ऐसा है वैसा है, 100 आरोप प्रत्यारोप उस पे होते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि अलग अलग पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप स्त्री और पुरुष शरीर मिलते हैं, लेकिन इंद्रियां सबकी समान है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां सबकी समान है, अंतःकरण चतुष्टय समान है। अच्छा, जहां बहुत
गंभीर निर्णय लेने हों और त्वरित निर्णय लेने हों, वहां भी स्त्रियां थोड़ी सी ढीला पड़ जाती हैं। कारण यह है, स्त्रियों में ममता की भावना, प्रेम की भावना ज्यादा होती है, और प्रेम की भावना अधिक होने से वो सब चीजों को ही प्रेम करती हैं। मतलब वो ऐसा नहीं करती कि एक के प्रेम को तोड़ के खटाक से फेंक दें, लेकिन पुरुष में ये बड़ी सरलता होती है, वो खटाक से एक के प्रेम को तोड़ेगा, एक तरफ कूड़े में फेंक दे, चल खत्म। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे को कितना हर्ट हो गया, क्या हो गया, वो कम मतलब पड़ता है पर कम फर्क पड़ता है। स्त्रियों के भीतर ममत्व ज्यादा, पुरुषों के भीतर ममत्व कम होता है, इसलिए स्त्रियां सर्जन कम होती हैं। डॉक्टर में फिजिशियन ज्यादा होती हैं, सर्जन कम होती हैं। और जो स्त्रियां सर्जन होते हैं, जैसे गायनी की सर्जन होती हैं, उनमें भी ज्यादातर उनके पति जो होते हैं वही ऑपरेशन करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा इस बात का कि सर्जरी जो है वो नाम तो डॉक्टर का होगा, डॉक्टर नीलिमा आधीत, लेकिन उसके साथ में उसका पति होगा ऑर्थोपेडिक सर्जन। और होगा ये कि जब ऑपरेशन होगा तो पति ही ऑपरेशन करेगा, नाम स्त्री का रहता है। सर्जन कम होती हैं, पायलट कम होती हैं। कारण यह है कि वो मतलब उतना प्रेम करती है कि प्रेम करती हुई स्त्री की कैंची और चाकू नहीं चलता है। तो पुरुष में इतना प्रेम कम होता है, मरे मर जाए कुछ भी हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मान के चलेंगे कि समाज में इतना तो हमें दिखता है, समाज में, कि पुरुषों को थोड़ा सा, चाहे उनके अत्याचार के कारण ही हो, लेकिन उन्हें एक हाथ ऊपर की संज्ञा तो है ही समाज में। हाँ माँ कुछ कह रही थी, आपने हाथ उठाया। हाँ, मैं ये कह रही थी, ऐसा नहीं है कि सर्जन लेडीज कम होती हैं। गायनी हाँ की तो सर्जन बहुत कम जेंट्स लोग होते हैं जो गायनी के सर्जन होते हैं, और नहीं सर्जरी होता, खुद ही नहीं करते होता ऐसा, हैं। ये नहीं अलग होता बात ऐसा। है कि वो उसको जो है मतलब असिस्ट जेंट्स कर देते हैं कई बार, या कई कई जगह तो आते भी नहीं है आदमी लोग, चाहे सर्जन भी होते हैं लेकिन नहीं कोऑपरेट करते अच्छा, अकेले। यकायक मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एक प्रसिद्ध सर्जन स्त्री का नाम बताओ। आचार्य जी। 1 मिनट, 1 मिनट इनकी पूरी कर लेते हैं, अभी वो करता हूँ अभी। प्रसिद्ध तो खैर अब सुश्रुति, आयुर्वेद के हिसाब से तो सुश्रुति है, लेकिन आजकल के टाइम में जितनी भी सर्जरी हो रही है, सब ये नहीं है कि जेंट्स करते हैं, जनरल सर्जन नहीं, ये आप। तो देखो माँ, चीजों को गलत दिशा में नहीं ले जाना। ये मैं मानता हूँ कि स्त्रियां सर्जन है और सर्जन होती हैं, ये कहाँ मैं मना कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर जाकर देखोगी तो एमएस में बैठने वाले 99 लड़के होंगे, 98 लड़के होंगे और 2 लड़कियां होंगी। एमएस में बहुत कम सही है संख्या, ये। हाँ, एमएस में लड़कियों की संख्या बहुत कम होती है। कारण है ममता, कारण है ममता। सुखवर्षा माता जी। जी आचार्य जी, मैं आप ठीक कह रहे हैं, चाहे 99 और 1 या 98 और 2% का है, पर मैं पारिवारिक थोड़े से आपके साथ शेयर सबके साथ करना चाहूँगी कि मेरी पोती जो है वो ऑप्था एमएस हो चुकी है। हम्म, चलिए ये तो बहुत शुभकामना की बात है, लेकिन उसी बिटिया से पूछिएगा कि एमएस में क्लास में कितने पुरुष बैठते थे और कितनी स्त्रियां। जी वो बात तो सही है आपकी, बहुत हम्म, कम मात्रा होती है। पायलट पायलट सोचो कितने होते हैं। और जितनी निर्ममता से पुरुष युद्ध के मैदान में हत्या कर देता है, क्या स्त्री उतनी ही निर्ममता से हत्या कर देगी? जैसे पुरुष, अब हमारे यहाँ एक एक गोरखा सैनिक है, उसका उसकी काफी प्रसिद्धि है, गोरखा सैनिक की, मैं नाम भूलता हूँ क्या नाम है उसका। उसके पास एक खुखरी रह गई और हथियार सारे खत्म हो गए। और चाइना वार में था ये, इसने 400 लोगों को अपनी खुखरी से काट डाला। चाइनीज सिपाहियों को अपनी खुखरी से 400 को मार डाला, काट दिया, हत्याएं कर दी, गर्दन काट के अलग कर दी। उसके पास बंदूक नहीं थी, लेकिन खुखरी से छिप के गुरिल्ला वार करते हुए उसने 400 को मार दी। क्या स्त्रियां निर्ममता से हत्या कर सकती हैं? अरे वो सामने मैंने स्त्री, ऐसी स्त्रियों को देखा है जो मच्छर को फूंक मार के उड़ा रही है। वो आचार्य जी, हमसे तो चींटी भी नहीं मारी जाती। हाँ, ये कारण है ममता का। तो कहीं एक एक हम ये मान के चलेंगे, अब इसे इसे क्या कहोगे, इसे प्रेम की अधिकता कहो, या फिर इसे यूं कहो कि उनमें ये एक कदम पुरुषों के मुकाबले अत्याचार कम है उनमें, वो उतना अत्याचार नहीं कर सकती हैं। पद्मा बहन जी कुछ कह रही हैं। पद्मा बहन जी, आवाज आ रही है आचार्य जी? न घूम के आ रही है आवाज, ऐसा लग रहा है जैसे आपने लीड लगा रखी है। हाँ वो ब्लूटूथ स्पीकर चालू है। हाँ, 1 मिनट।
अब आवाज आ रही है? हाँ ये हाँ, आचार्य जी मैं कह रही थी कि इसीलिए वर्ल्ड वॉर जब पहले हुए थे, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुए, क्योंकि राजा की सत्ता थी, उसके बाद में जब रानी की सत्ता आई तब से वर्ल्ड वॉर कम बंद हो गए। हाँ ऐसा भी कह सकते हैं। खैर वर्ल्ड वार तो जियो पॉलिटिक्स के कारण होता है, वर्ल्ड वार का कारण तो दूसरी चीजें होती हैं, वो तो स्त्री पुरुष से नहीं होता है। और रानी की सत्ता तो छोटे से इलाके में आई, रानी की सत्ता तो केवल इंग्लैंड में आई ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड तो पूरी तरह तबाही हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड का वर्चस्व रहा कहाँ। अब अगर ये कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रानी के आ जाने के बाद उसकी सत्ता खत्म हो गई है, तो ये हिटलर ने तबाह कर दिया था पूरी तरह, मतलब जापान ने, जर्मनी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था इंग्लैंड को। इंग्लैंड की तो कोई हालत ही नहीं छोड़ी थी, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को बर्बाद कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। तो ये नहीं कह सकते कि रानी की सत्ता आने से वर्ल्ड वार घट गए हैं। पर वर्ल्ड वार तो फिर होगा, ऐसा थोड़ा है कि नहीं होगा, होगा जिस दिन परिस्थितियां बनेगी, जिस दिन जियोपॉलिटिक्स घूमेगा उस दिन फिर होगा। पर ये मानना पड़ेगा कि स्त्रियों में प्रेम और स्नेह जो है वो बहुत ज्यादा होता है। हाँ एक चीज है स्त्रियों की, ये आप लोग भी स्वीकार करेंगी, स्त्रियां होने के बाद स्वीकार करेंगी, कि स्त्रियां ऐसा अत्याचार तो नहीं कर सकती जैसा पुरुष करता है। लेकिन जब स्त्री किसी चीज से चिढ़ जाती है तो वो जो बदले की भावना होती है उसकी एक्सट्रीमिज्म तक जाती है। तो आदर्श माता जी कुछ कह रही थी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते यार जी, ठीक है जी। आचार्य जी हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा है स्त्रियां ज्यादा बलवान है और वो पशुओं वगैरह का वध वगैरह भी करती हैं काफी, और वो लड़ने मरने के लिए भी तैयार रहती हैं वो। हम्म। नहीं तो इस उसका तो एक उदाहरण मैं यहाँ देता हूँ। यहाँ इस पूरे वर्ग में कोई जाट नहीं है जो अभी हम बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जाटों में स्त्रियां क्या करती हैं कि वो सुबह उठेंगी, पशुओं का चारा करेंगी, और पशुओं का चारा करके दूध निकालेंगी, दूध निकाल के बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगी। और नाश्ता जब वो बना लेती हैं तब जाके पुरुष उठता है। फिर उसके बाद स्त्री फटाफट उन सबको नाश्ता देके अपना झोटा बग्गी तैयार करेगी और झोटे को लेके खेत में जाएगी। और खेत में जाके वो खेत का काम करेगी, इतने में पुरुष भी आ जाएगा वहां, वो उसे काम में असिस्ट करेगा। और दोपहर तक, दोपहर होने से पहले पहले वो लौट आती है खेत से, फिर दोपहर का भोजन बनाती है, दोपहर का भोजन बना के सबको देती है, और तब तक उसका तीसरा प्रहर हो जाता है। तीसरे प्रहर में पशुओं का फिर से काम करना होता है, शाम के समय दूध निकालना, रात में भोजन बनाना, और उसके बाद सबसे अंत में खाना, सबसे अंत में सोना। तो यहाँ तो आप ये कह सकते हैं शारीरिक क्षमता में कि आपको स्त्रियां ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि शारीरिक क्षमता में स्त्रियां ज्यादा हों। पूर्वोत्तर में भी पुरुष निकम्मा है, करना नहीं चाहता, आलसी और प्रमादी और बेकार है, वो करना नहीं चाहता। लेकिन शारीरिक क्षमता ये नहीं कह सकते कि स्त्रियों की ज्यादा है। स्त्रियां, इसमें कोई शक नहीं कि उनमें काम, वो तो काम करने की तो यहाँ भी होता है, घर में भी स्त्री काम, जो ये हाउस वाइफ जो होती हैं, इनके साथ साथ जो वर्किंग हाउस वाइफ होती हैं, वर्किंग हाउस वाइफ का मतलब जब वर्किंग लेडी भी होती हैं और हाउस वाइफ भी होती हैं, उनकी देखो ना, बाहर तो चाहे जो होता हो, विदेशों में तो पुरुष भी आके रसोई का काम कर लेते हैं, घर का काम कर लेते हैं। लेकिन भारत में पुरुष चाहे स्त्री चाहे बड़ी अधिकारी हो और पुरुष उससे कम का भी अधिकारी हो, मतलब एक जोड़े को मैं जानता हूं ऐसे कि स्त्री जो है वो आईपीएस अधिकारी है, और पुरुष जो है वो किसी दूसरे जिले में सीओ है पुलिस में ही। मतलब वो तो उससे बहुत नीचे है, बहुत छोटा कर्मचारी है उसके मुकाबले। लड़की बहुत बड़ी अधिकारिणी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो दोनों लौट के घर आते हैं तो वो आईपीएस अधिकारी ही भोजन बनाती है। भाई साहब लेट जाते हैं, भाई साहब बहुत थक जाते हैं, उसी के अंतर्गत काम किया, उसी के आदेशों पे काम किया, लेकिन वो लेट जाते हैं, वो लड़की आके भोजन बनाती है, रात का भी बोलते तो बाहर भी काम करके आई, घर में भी। ये तो उसकी काम करने के प्रति जो निष्ठा है ना, और उसमें कम आलस्य, कम प्रमाद, और अपने चरित्र के प्रति ईमानदारी, ये गुण स्त्रियों में ज्यादा होते हैं, उसके कारण ऐसा है। ये तो आप मानेंगे कि शरीर कठोर होता है पुरुष का, स्त्रियों का शरीर कठोर नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों को समाज में थोड़ी सी छूट ज्यादा है। और अगर आप एक सर्वे करें, जैसे मैंने अभी एक सर्वे किया था, यहीं इसी में सर्वे किया था, पता नहीं आप तब आए थे कि नहीं आए थे। मैंने, हाँ हाँ आए थे, माता जी से मैंने पूछा था, आदर्श माता जी से।
मैंने एक सर्वे किया यहीं बैठे-बैठे, सबसे पूछा कि आप अगले जन्म में स्त्री बनना चाहते हैं कि पुरुष बनना चाहते हैं? तो 2 या 3 ने स्त्री का कहा, एक तो पद्मा माता जी ने कहा, एक सुखवर्षा माता जी ने कहा, एक शायद किसी और ने कहा। लेकिन बाकी सबने अधिकांश ने कहा भई हम तो अगले जन्म में पुरुष बनना चाहते हैं, तो इसी से पता चलता है। ख़ैर, मैं ये कह रहा हूँ जाति एक हुई मनुष्य, 2 उपजाति हुई, एक स्त्री और एक पुरुष और इसमें समाज में काम करने में जिन लोगों को सरलता है, वो पुरुष को काम करने में सरलता ज़्यादा है और स्त्री को काम करने में थोड़ी कठिनाई कम है। आप अपनी मर्ज़ी से केवल भारत में नहीं, बाहर विदेश में भी स्त्री अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर ले तो उसे बुरा माना जाता है, पुरुष कर ले तो छूट रहती है। अभी मेरे पास परसों-तरसों फ़ोन आया, मैं हेमा से बात कर भी रहा था। एक लड़की है वो बेचारी गैर बिरादरी में विवाह करना चाहती है, तो उस पर 100 प्रकार की पाबंदियाँ हैं। उसी के ताऊ के लड़के ने गैर बिरादरी में विवाह कर लिया, खूब हर्षोल्लास से उस विवाह को उत्सव को मनाया गया। ये लिंग भेद है, ये लिंग भेद है कि पुरुष को एक हाथ जो थोड़ा मुक्त दिया जाता है, स्त्री को एक हाथ थोड़ा दबाया जाता है। उसका अच्छा किसे दबाया जाएगा? दबाया किसे जाता है? आरक्षण किसे दिया जाता है? भाई हम कहते हैं दलितों को कमजोर को आरक्षण कमजोर हाँ, को तो इसलिए कहीं न कहीं हम ये ज़रूर देखते हैं स्त्री और पुरुष में कि स्त्रियों के पास हक-हकूक चाहे कुछ भी हो कम है। ऐसा तो है नहीं भई दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत जब यहाँ भारत में राज कर रही थी, तो बहुत सारे पुरुष राजा थे जिन्होंने जाके अपने मुकुट उतार के पैरों में रख दिए अंग्रेजी सत्ता के और सरेंडर कर दिया और अपनी सारी मान-मर्यादा, गौरव मिट्टी में मिला दिया। और 19 साल की लड़की घोड़े पर बैठकर उसने घोषणा कर दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत के सामने घोषणा कर दी मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी 19 साल की लड़की ने क्या मतलब लाघव है कि पीठ पर बच्चा बांधकर हाथ में तलवार लेकर कहती है थे तुम्हारी हिम्मत पांव रख के दिखाओ मेरी सीमा के अंदर काट के यहीं दफन कर दूंगी इसी जमीन में लड़ते लड़ते मर गई वीरता में कमी नहीं है वीरता बराबर की ऊपर ही हो सकती है नीचे तो नहीं है और बराबर भी हो सकती है मैं तो ऊपर नीचे भी नहीं कह रहा हूँ बराबर हो सकती है स्त्रियों में कुछ गुण तो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं कई ज्यादा जैसे एक गुण होता है पहचानने का पुरुष जब गलती करके घर में आता है तो स्त्री दरवाजे पर दरवाजा खोलते ही पहचान लेती है किसने ये गलती की है ये कमाल का गुण है ये किस हमारी माँ हमें दरवाजा खोलते ही बता देती थी मतलब हमें पता रहता था हम उसे छिपा नहीं सकते घर में घुसे नहीं कि उसने बता दिया गड़बड़ करके आया क्या गड़बड़ करके आया बता तो थोड़ी देर बाद हम उगल दे देते कभी लाड़ से कभी प्यार से कभी चिमटे से थोड़ी देर बाद उगल देते थे तो ये पुरुष में नहीं होता है पिता के सामने पुरुष कुछ भी करके आ जाए कुछ भी करके आ जाए पुत्र कुछ भी करे और पिता को मतलब नहीं होता पिता अपने काम में मस्त रहता है वो देखता ही नहीं है क्या लेकिन स्त्री बहुत बारीकी से विश्लेषण करती है चीजों का भाव भंगिमा देखती है चेहरा देखती और ये सब अनजाने में होता है आप लोग योजना बना के नहीं करती हो इस काम को कि योजना बनाई जा रही है मन में कि आज मैं इसे विश्लेषण करूंगी ये करूंगी या ये भाव देख रही हूँ तो पता भी नहीं होता ये पिछला मस्तिष्क करता रहता है लेकिन वो बहुत बारीकी से चीजों का विश्लेषण करते हैं इसलिए तो ये तो मैं नहीं मानता कि स्त्रियों में किसी भी तरह का सामर्थ्य कम होता है लेकिन समाज में काम करने में पुरुषों को थोड़ी आजादी है स्त्रियों के मुकाबले स्त्रियों को उतनी आजादी नहीं है प्राकृतिक तौर पर है मतलब ये केवल उस पर नहीं है प्राकृतिक तौर पर भी हम ये देखते हैं कि स्त्रियों को थोड़ी आजादी है आदर्श माता जी कुछ कह रही हैं आचार्य जी एक थोड़ी सी शंका है आजकल क्या समाज में कुरीतियां इतनी फैल गई हैं कि मैंने देखा है कि जो सी लड़कियां अच्छे पोस्ट पे चले जाती हैं तो उनके माँ बाप भी बोलने लगते हैं कि ये अभी इतने अच्छी पोस्ट पे चली गई है इतने पैसे कमा रही है और उसको अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो पानी भी पिलाना नहीं आता ऐसा क्यों है आजकल ऐसा पहले भी था ऐसा पहले भी था बड़े घरों की लड़कियां बिगड़ जाया करती थी और ऐसा पहले भी था आज भी है आज थोड़ा समाज भ्रष्ट हो रहा है उसमें बच्चे भी बिगड़ रहे हैं बच्चियां भी बिगड़ रही हैं दोनों ही बिगड़ रहे हैं तो ये तो कहीं कहीं के लड़के होते हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर पाते कहीं लड़के होते हैं बड़े एकदम वो होते हैं इसमें फर्क ये पड़ता है कि माँ कितनी सुशिक्षित है और फिर बालक माँ का आज्ञाकारी कितना है कई बच्चे ऐसे होते हैं अब कई छोटी छोटी बात पे अब थोड़ी थोड़ी सी चीजों को बच्चे महसूस करते हैं और समाज के जो स्थिति है वो बिगड़ जाने से संवेदनाएं भी घट रही हैं कहीं में नहीं घटती हैं क्योंकि समाज अलग है अब ये रुचिका है मैं इससे अगर 4 दिन बात नहीं करूं तो इसे बुरी हालत हो जाती है ये रोने लगती है ये आपके अपने बच्चे हैं अपने अपने बच्चों का देखिए हेमा का लड़का है मैंने उसे देखा अन्नू को वो नालायक शौच करने जाता है तो भी माँ को बता के जाता है
माँ मैं शौच करने जा रहा हूँ, अंदर बैठा रहेगा तब भी माँ से कहेगा माँ टाइम पूरा हो गया पर 2 मिनट और बैठूंगा अभी। मतलब एक कई बालक होते हैं तो बिगड़ भी जाते हैं, सुधर भी जाते हैं। ये समाज की परिस्थितियों के आधार पे हो रहा है। वो बालक बालिका में भेद नहीं है, उसमें हम लिंग भेद नहीं कर सकते कि लड़कियां बिगड़ रही हैं। आचार्य जी, ये तो संस्कारों पे बात होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। बड़ी अधिकारिणी बन गई तो घर के कामकाज नहीं। हाँ, तो निहायत गंवार स्त्रियां भी गड़बड़ करती हैं। हाँ आचार्य जी, मेरी भतीजी है, वो तो सारे काम कर देती है अच्छे से, IAS है वो, हाँ, और बहुत अच्छे से सारा घर भी संभाल लेती है और उसमें आय की रिस्पेक्ट भी बहुत करती है। उसमें स्त्रीत्व कितना है ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, बिल्कुल कल का उदाहरण देता हूँ। कल मेरे पास फोन आया एक कन्या का, मेरे परिवार की कन्या है। वो अच्छे से बात, अब किस लेवल पे है ये आप सोचिए, पहले तो सुनिए। ये वो ब्याही है एक सेना के बहुत बड़े उच्चाधिकारी को, छोटे मोटे को नहीं। जहां कुछ ही लोग होते हैं सेना में, उनमें से एक बड़े उच्चाधिकारी को ब्याही है। मैं नाम नहीं लूंगा पद का या व्यक्ति का। उस उच्चाधिकारी से वो ब्याही। लड़की कितनी बड़ी है, अभी जो 2023 हुआ है, 2023 में वो मिसेस इंडिया बनी है। वो होता होगा कोई कंपटीशन, तो उसमें मिसेस इंडिया बनी है वो। अभी मिसेस इंडिया क्वीन करके कुछ टाइटल है वो उसे मिला है। तो अब और वो हिंदी तो बोलना उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। मतलब उसने मेरे साथ बात की तो मुझे लगा 10% टाइम ही उसने हिंदी बोली होगी, 90% टाइम वो अंग्रेजी बोलती रही। और वो मुझसे बात करते करते अचानक वो फपक फपक के रो पड़ी। मैंने पूछा लाली क्यों रोती है बेटा? तो कहती है मैं बहुत बुरा जीवन जी रही हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा कहाँ अच्छा जीवन जी रही है? तो मिसेज इंडिया बनी है और तेरे घर में सब सुख की बातें हैं, सब अच्छा ही है, तेरे पति मटेरियल की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो उसने कहा ये सब है लेकिन सुख नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। मैंने कहा क्या सुख नहीं है? बोले अरे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने फूड टेक से MSc किया, यूनिवर्सिटी टॉप की, PhD मैंने अमेरिका से किया, लेकिन ये सब करने के बाद क्या? मैं क्या कर रही हूँ? मेरी PhD की उपयोगिता क्या है? मेरे मेरे फूड टेक की उपयोगिता क्या है? मैं क्या कर रही हूँ? मैं वही चिल्ला बना रही हूँ जो सारी दुनिया बनाती है, उसी तरह बर्तन मांज रही हूँ जैसे सारी दुनिया। हालांकि ये मैं पर्सनली जानता हूँ कि इसमें स्त्रीत्व बहुत ज्यादा है, उसमें ममत्व बहुत ज्यादा है। वो कितने भी बड़े स्तर पे अधिकारी, वो रानी भी बन जाए इस देश की तो भी वो अपने बच्चों को अपने हाथ से भोजन बना के खिलाएगी, वो ऐसी स्त्री है। लेकिन वो इतनी इतनी दुखी है वहां। और ताज्जुब की बात यह है वो उस दुख को किसी से कह नहीं सकती। उसने बड़ी मुश्किल से मुझसे बात करके इस दुख को मुझसे कहा है, और मुझसे कहते हुए भी वो रो रही है। क्या आप इसे कमजोर होना नहीं कहेंगे? क्या ये कमजोर होना नहीं है? ऐसे पुरुष भी हो सकता है, मैं भी मानता हूँ ऐसा पुरुष भी हो सकता है कि दब के घुट के रहे और किसी दिन किसी को बड़ी मुश्किल से अपनी बात कह पाए, लेकिन अधिकांश में ऐसा नहीं होता। इन जनरल पुरुष इस तरह नहीं, इन जनरल पुरुष बगावती होता है, वो बगावत कर देता है। स्त्रियां भी बगावती होती हैं, वो बहुत कम मात्रा में बगावत करती हैं। वो अधिकांश परिवार को जोड़े रखना, समाज को बचाए रखना, लोक लज्जा, समाज में कोई कलंक ना हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, सारी जिम्मेदारी स्त्रियों पर लाद दी गई है इस चीज की। सब कुछ का बोझ स्त्रियों पर लाद दिया गया है। तो समाज में काम करने के क्षेत्र में ये मानना पड़ेगा कि पुरुषों को एक हाथ फ्री हैंड है और स्त्रियों को थोड़ा सा उतनी छूट नहीं है। हाँ कि ना? हाँ, ये तो बिल्कुल सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बस बस यही बात है। तो अब और माता जी जैसे कह रही थी मैं तो अगले जन्म में स्त्री ही बनना चाहूंगी, ये एक टाइप का फेमिनिज्म है। असल बात ये है वो आज भी पुरुषों के अधिकार चाहती हैं कि जो पुरुषों को अधिकार और उच्छृंखलता है ये मुझे भी मिल जाए, तो मैं बताऊं कि समाज का मैं निर्माण और सुधार कैसे कर सकती हूँ। माँ है कि नहीं ऐसा? हाँ, है तो आचार्य सही, जी, बिल्कुल है। हाँ हाँ, पद्मा बोल। बहन जी। आचार्य जी, हाँ जी। जी जी। उर्मिला माता जी। हाँ आचार्य जी, आपने बताया नहीं कौन से कर्म करने से स्त्री का जन्म मिलता है और कौन से नहीं कर्म से पुरुष नहीं, का। ये तो कोई भी नहीं बताया, ये तो किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं बताया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि पुरुषों को समाज में काम करने में थोड़ी सी सुविधा ज्यादा है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि इस छूट के मामले में पुरुषों को प्रकृति ने थोड़ी सी ज्यादा छूट दी है स्त्रियों के फिर मुकाबले। ये किस आधार पे मिलता है जन्म स्त्री या पुरुष का। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते।
अब पुण्य कर्म अलग अलग हैं, पुरुषों के अलग तरह के पुण्य कर्म हैं, स्त्रियों के अलग तरह के पुण्य कर्म हैं जो करके आए हैं, और उन्हीं के आधार पे स्त्री और पुरुष का शरीर मिलता है। ठीक है, आचार्य जी, आप ये मानते हैं कि पुण्य कर्म ज्यादा होंगे तो पुरुष बनेंगे? नहीं, अलग प्रकार के पुण्य कर्म होंगे तो पुरुष बनेंगे। आचार्य जी, सत्यार्थ प्रकाश में तो ऋषि दयानंद जी ने भी लिखा है चौथे समुल्लास में कि ऐसा उपाय करने से लड़का पैदा होता है, ऐसा करने से लड़की होती है। नहीं, वो ठीक है कि लड़का लड़की पैदा होता है, ऋषि दयानंद ने लिखा है, वो तो उसकी उन्होंने उसका कहा है कि किसके गुणसूत्रों की मात्रा अधिक होने से, तो बायोलॉजी लिखी है कि बायोलॉजी कैसे काम करती है, उन जीव विज्ञान लिखा है उन्होंने कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म के अंदर कैसे कैसे रिएक्शंस हम पैदा कर सकते हैं, और उस रिएक्शन से कैसे कन्या होगी, कैसे पुत्र होगा। तो जो पुत्र की चाह रखे हैं वो क्या कैसे पैदा कर, ऐसा नहीं होता, पुत्री की चाह बहुत ज्यादा होती है। भाई मुझे रत्ती भर पुत्र की चाह नहीं है, मेरे तो पुत्रियां ही पुत्रियां हैं, और अधिकांश जो बालक आके मुझे पिता मान लेते हैं उनमें कन्याएं ही हैं। ये रुचिका है, अब रुचिका कन्या ही है, तो मेरा एक एक ऐसा है, और मेरी भी है, मतलब मेरा भी जो शारीरिक कहो मानसिक रहो कैसा भी कहो, मेरा भी जो एक बालक में जो इच्छा रहती है, जो पुत्रेषणा जो है, वो पुत्रेषणा पुत्री के लिए, पुत्र के लिए है ये नहीं। तो ये तो एक अलग विषय है कि कौन पुत्र चाहता है कौन पुत्री चाहता है, और वो पैदा कैसे होते हैं ये अलग है। लेकिन जो हमने पिछले जन्म में पुण्य किया है, मेरा जीवात्मा स्त्री शरीर धारण करेगा कि पुरुष शरीर धारण करेगा, ये अलग प्रकार के पुण्यों से निर्धारित होता है। और समाज में पुरुषों को काम करने में छूट और आजादी स्त्रियों के मुकाबले ज्यादा है, ये समूचे समाज में है। इंग्लैंड से लेके, अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, और यूरोप है, और अरब कंट्रीज हैं, एशिया है, एशिया में एक जैसी संस्कृति एक सरी, लेकिन एशिया में भी अलग अलग देशों में अलग अलग संस्कृति है। उन सब में केवल भारत के हरियाणा से लेकर, केवल हरियाणा में ये नहीं है कि वहां स्त्रियों पे जो है स्त्रियों को दबाया अधिक जाता है, पर ये पूरे भारत भर में, केवल हरियाणा राजस्थान को नहीं गिन सकते, ये पूरी दुनिया में है, दुनिया के हर छोर में है कि स्त्रियों को काम करने की स्वतंत्रता पुरुषों के मुकाबले कम है, कम है, कम है। चलो आगे बढ़ते आचार्य जी, हैं। किसी पुरुष सही से है, पूछे सही कि है, स्त्री सही बनोगे है। क्या? सब मना कर देंगे ना, पुरुष तो सब हाँ, मना कर देंगे, हम नहीं बनेंगे नहीं स्त्री। नहीं, कुछ पुरुष हाँ कर देंगे, पर वो वाले होंगे ना, चलो हटो जाओ ना। पर ज्यादातर पुरुष पुरुष ही बनना चाहेंगे, और स्त्रियों में बहुत ऐसी मिलेंगी जो पुरुष बनना चाहेंगी, स्त्रियां कम, कुछ लोग होंगे जो स्त्री बनना चाहेंगे, इसमें क्या शक है, लेकिन कम ही होंगे ऐसे। अब तो लोग सेक्स चेंज करवा के स्त्री बन रहे हैं, आजकल फैसिलिटी आ गई है मेडिकल साइंस में। चलो माँ आगे पढ़ो। 1 मिनट पहले ये बताओ, जो ये इसी में मैंने पढ़ा, और जब अधिक पाप का फल पशुआदि शरीर में भोग लिया है, पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता है। यहाँ तक तो हाँ समझ में आया। हाँ और जी। पुण्य के फल भोग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है, इसका क्या मतलब है? पुण्य के फल भोग कर मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में, मतलब अगर पाप पुण्य आपके मध्यस्थ हो जाएं, पाप पुण्य अगर आपके 50-50% हो जाएं, ये अभी बताया था मैंने, उसकी व्याख्या की थी मैंने, हाँ जी, कि हाँ अगर जी, पुण्य ज्यादा होंगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा, हाँ लेकिन जी। अगर पाप और पुण्य बराबर हुए तो भी मनुष्य शरीर मिलेगा। हम्म। ठीक है, तो ये मध्यस्थ क्या कहा? मध्यस्थ यानी वह कि वही मतलब बीच में। साधारण मनुष्य बनेगा मतलब? नहीं, मध्यस्थ मतलब पाप पुण्य मध्य में होंगे तो अच्छा, पाप पुण्य मध्य में होंगे तो ठीक है। 50-50%। चलो आगे। बस यहीं तक पढ़ाओ, मेरी उसकी क्लास है, ऋग्वेद आदि भाष्य वो मेरा। तो मंत्र पाठ करें, स्त्री हाँ। विमर्श आज बहुत ज्यादा हुआ, पाप पुण्य वो क्या नाम है, मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी। नमस्ते आचार्य जी।